प्रश्न क्रमांक 11, ये वैश्विक विश्व भूगोल से संबंधित है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12, ये भी विश्व भूगोल से है, लेकिन इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। उर्मिया झील के संदर्भ में, उर्मिया झील के बारे में है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इराक में अवस्थित है, यह ताज़े पानी की झील है, यह झील एक यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित स्थल है। तो बताना है कौन से सही है इनमें से, तो उत्तर सी है। केवल 3 सही है। यहाँ पर व्याख्या दिया है, देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर उमरिया लेक के बारे में और मैप में भी उमरिया झील को दिया है। आगे ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न क्रमांक 13। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। दूसरा है, अनुच्छेद 15 सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों को आरक्षित करने की अनुमति देता है। और तीसरा है, लाभार्थी की पहचान सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये बताना है। तो उत्तर है केवल 1, यानी कि बी केवल 1। पहला वाला जो कथन है वो सत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे लाइट। इसकी व्याख्या देखते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों एवं निजी शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर और सरकारी नौकरियों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस तरह से कथन 1 इसमें सही है। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। हालांकि सरकार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15 में संशोधन के माध्यम से उपयुक्त अधिनियम सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऐसे वर्गों हेतु 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर इस तरह का आरक्षण लागू नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। हालांकि सरकार नागरिकों के किसी पिछड़े हुए वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है यदि राज्य के अधीन सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तब की बात। तो उपयुक्त अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए कुल पदों का 10% आरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 15 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व उल्लेख करता है, अतः 2 सही नहीं है। और भी इसके तहत जानकारियां हैं। शैक्षणिक संस्थानों और लोक नियोजन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक का आरक्षण मौजूद आरक्षण के अतिरिक्त होगा। केंद्र सरकार परिवार की आय और आर्थिक वंचना के अन्य संकेतकों के आधार पर नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करेगी, अतः कथन 3 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों प्रश्न क्रमांक 14 है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्टीमा थुले मंगल ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरा, नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान को अल्टीमा थुले पर पानी के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, कुइपर बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। तो ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है यहाँ पर। तो उत्तर है केवल 2, बी केवल 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनवरी 2019 में नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान कुइपर बेल्ट में अल्टीमा थुले नामक एक बर्फीले पिंड के पास से गुजरा। यह अभी तक ज्ञात खगोलीय पिंडों से सबसे दूर अवस्थित स्थान है। तो इसलिए कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया है, अल्टीमा थुले मंगल ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि ऐसा नहीं है। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान को अल्टीमा थुले की सतह पर मेथनॉल, पानी, बर्फ और कार्बनिक अणुओं के एक विशिष्ट मिश्रण के प्रमाण मिले हैं, तथा कथन 2 सही है। कुइपर बेल्ट सौर प्रणाली का एक भाग है जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे के क्षेत्र को वरुण अर्थात नेपच्यून ग्रह की कक्षा से शुरू होता है, इसमें अवस्थित है। इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। क्षुद्र ग्रह अल्टीमा थुले में 2 अलग अलग प्रकार के भाग लोब हैं। इसमें एक बड़ा भाग बड़ा और लगभग समतल है, जिसे अल्टीमा कहते हैं, और इससे जुड़े दूसरे छोटे और गोलाकार भाग को थुले नाम दिया गया है। नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ और कुइपर बेल्ट के पिंडों के नामकरण के लिए उत्तरदायी माइनर प्लैनेट्स सेंटर द्वारा अल्टीमा थुले को आधिकारिक रूप से औरोकोथ नाम दिया गया है, जो कि मूल अमेरिकी भाषाओं पोहटन और अल्गोनुकियन का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है आकाश। अगला है प्रश्न क्रमांक 15। प्रायः समाचारों में रहने वाला पद इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ए, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की गुप्त जानकारी का दुरुपयोग करते हुए प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से। बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों की बिक्री से। सी, किसान उत्पादन संगठनों द्वारा कृषि संबंधी कमोडिटीज की खरीद और बिक्री से। डी, स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की अपने सदस्यों के बीच बिक्री से। तो इसका उत्तर है ए, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग से तात्पर्य सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित आंतरिक जानकारी जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है का उपयोग कर उन्हें खरीदने या बेचने से है। सेबी ने किसी कंपनी के ऐसे प्रमोटर्स को इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराने का निर्णय लिया है, जिनके पास बिना किसी वैध उद्देश्य के कंपनी की ऐसी सूचना है जो अप्रकाशित है और मूल्य संवेदनशील है, अर्थात वे अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन UPSI रखते हैं। सेबी ने निर्दिष्ट किया है कि वैध उद्देश्य शब्द में आंतरिक व्यक्ति द्वारा सामान्य व्यवसाय संचालन हेतु भागीदारों, सहयोगियों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारिक बैंकरों, विधिक सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालिया पेशेवरों या अन्य सलाहकारों के साथ UPSI को साझा करना शामिल होगा, बशर्ते सूचनाओं के इस साझाकरण का उद्देश्य इन नियमों के निषेधों से बचना अथवा उल्लंघन न हो। अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 16। हाल ही में चर्चा में रहा पेरिस कॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, जलवायु परिवर्तन से। बी, अंतरिक्ष समझौते से। सी, साइबर सुरक्षा से। डी, जैव प्रौद्योगिकी से। तो पेरिस कॉल किससे संबंधित है? उत्तर है सी, साइबर सुरक्षा से। उत्तर की व्याख्या। नवंबर 2018 में यूनेस्को की इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से
इन्होंने पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटीज इन साइबर स्पेस नामक कार्य परियोजना की घोषणा की थी। पेरिस कॉल साइबर स्पेस क्षेत्र के सभी अभिकर्ताओं को एक साथ काम करने हेतु आमंत्रित करता है और सभी राज्यों को निजी क्षेत्र के भागीदारों, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है देख लेते हैं। वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS नामक सम्मेलन का आयोजन किया था। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF की स्थापना इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। IGF यूनेस्को के तत्वाधान में बहुहितधारक नीतिगत संवाद हेतु एक मंच है। यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न हितधारक समूहों को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का तीसरा शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 17, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से करना है। पहला है शक्तियों का परिसीमन, दूसरा है विधि के समक्ष समता, तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो उत्तर है सी, यानी केवल 1, 2 और 4 इसमें सही है, यानी 3 सही नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विधि के शासन के एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वयं राज्य सहित सभी व्यक्ति, संस्थाएं और कंपनियां, सार्वजनिक निजी दोनों कंपनियां, उन कानूनों के प्रति जवाबदेह है जो सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित हैं, समान रूप से लागू किए गए हैं और जिनका स्वतंत्र रूप से न्याय निर्णयन किया जाता है और जो मानवाधिकारों के मानदंडों और मानकों के अनुरूप है। विधि के शासन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या सिद्धांत हैं इसको याद रखना है। पहला है विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि के समक्ष समानता, तीसरा है विधियों का समान संरक्षण, चौथा है नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता का अस्तित्व और संरक्षण, अगला है कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों की परिसीमन, नेक्स्ट जनता के प्रति सरकार की उत्तरदायित्व, अगला है कानून के क्रियान्वयन में निष्पक्षता, अंततः मनमानी पूर्ण व्यवहार की अनुपस्थिति और प्रक्रियात्मक एवं कानूनी पारदर्शिता। ये सभी विधि के शासन के प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। ये भी न्याय खंड से संबंधित है, यानी कि राजनीति से। प्रश्न क्रमांक 18 है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिबिंबित करता है? ए, यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। डी, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो उत्तर है यहाँ पर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यानी कि जो हमने कानून बनाया है उस कानून के ही तहत हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है, या हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया और हमने कानून बनाया और कानून के तहत ही हम अपना जो स्वतंत्रता है उसको परिपूरित करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वाधीनता का अर्थ है व्यक्ति किसी भी प्रकार के मनमाने या अवैध प्रतिबंध या नियंत्रण के बिना काम कर सकता है। स्वाधीनता का मतलब सभी कानूनों का पूर्ण अभाव नहीं है। स्वाधीनता केवल एक सुव्यवस्थित अवस्था में ही संभव है। राज्य कानून बनाता है और संप्रभु राज्य इन कानूनों के माध्यम से संचालित होता है। इसलिए स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए कानून का अस्तित्व आवश्यक है। यह कानून है जो स्वाधीनता की रक्षा करता है। अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है?
ए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और डी यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो उत्तर है डी। व्याख्या इसकी देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके दो निहितार्थ हैं। पहला तो भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस तरह के कथन दे दिए गए होते हैं और पूछा जाता है सवाल। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की संघवाद की विशेषताएं निम्नलिखित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक दिवसीय परीक्षाओं में भी और मुख्य परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कुछ पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो भारतीय संघवाद की विशेषताओं में द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका आते हैं। संघीय सदन के रूप में राज्यसभा का गठन किया गया है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने से राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, बी अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, सी नागरिक के व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, डी राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। उत्तर है ए। इसकी व्याख्या देखते हैं तो भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी एवं परस्पर पूरक माने जाते हैं, अतः ये परस्पर सहसंबंधित होते हैं। भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को विधिक रूप से परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। अधिकार एवं कर्तव्यों की पूरकता को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 में क्या है, मूल अधिकार, और ए में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 ए के जो कि मौलिक कर्तव्य है, इसके अनुसार माता पिता अथवा संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों के लिए यथास्थिति शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, अतः विकल्प ए सही है। तो ये था आज का इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और व्याख्या, जो कि दृष्टि IAS के प्रीलिम रिफ्रेश का जो कोर्स टेस्ट है उस वहाँ से लिया गया है। उसी के PDF को हम रीड कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और ये रहा प्रश्न क्रमांक 21 से आगे जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हम सभी क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देख रहे हैं। अगले वीडियो में 21 से लेकर 30 तक देखेंगे, फिर इसमें और भी क्वेश्चन हैं 31 से लेकर आगे जितना भी वीडियोस हैं सबको करेंगे। और आपको फिर से बता दूं, ये देखिए हाँ 40-43 और भी हैं, और इसमें लगभग 50 टेस्ट हैं। तो इस तरह से सभी टेस्ट जब हम पूरा कर लेंगे, और इसमें सभी विषयों को शामिल किया गया है, यहाँ तक कि करंट अफेयर को भी, और गणित रीजनिंग के लिए हम अलग से वीडियोस लेकर आएंगे। साथ ही साथ अभी तो ये एक तरह से टेस्ट पेपर है, ये टेस्ट का एनालिसिस और किस तरह से प्रश्न आते हैं उसको भी हम यहाँ डील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है अन्य तरह के हम प्रश्न और साथ ही साथ सारे कंटेंट जो है उनका वीडियो लेकर आएंगे।
तो बने रहिए हमारे चैनल में। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, खाद्य निरीक्षक जो है, और साथ ही साथ हॉस्टल अधीक्षक, ज्येष्ठ सहायक संपरीक्षक, मंडी निरीक्षक और अन्य तरह की जो परीक्षाएं हैं व्यापम की, सहायक ग्रेड वगैरह जो है, वो सभी परीक्षाएं अब लगातार होने वाली हैं। संकेत मिल चुके हैं, घोषणाएं हो रही हैं और नोटिफिकेशन भी अब जारी होने वाला है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो लोक सेवा आयोग है, उनका भी सिविल सेवा का परीक्षा अपने यथा तिथि अनुसार होगा, उसकी भी तैयारी, इन सब की तैयारी जो है हमारे चैनल में शुरू हो चुका है और ये वीडियो भी उसी का एक भाग है। तो बने रहिए हमारे चैनल से और लाभ उठाइए। धन्यवाद।